गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेट चैप्टर जो चल रहा है हमारा उसकी एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको डिटर्मिनेट की पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले आपको उन्हें याद करना होगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 4.2 कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, यानी डिटर्मिनेट का पहला जो गुण होता है यो क्या है। पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेट की कहती है कि, ध्यान से सुनेंगे, डिटर्मिनेट की पहली प्रॉपर्टी क्या है। यदि किसी डिटर्मिनेट की एक पूरी की पूरी रो या एक पूरी की पूरी कॉलम का मान शून्य होता है तो उस पूरी डिटर्मिनेट का मान शून्य होता है। ठीक है, देखिए, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान शून्य होता है तो उस सारणिक का मान भी शून्य आता है। जैसे ABC 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं और 0 0 0 एक पूरी रो क्या आ गई, शून्य। या ऐसे भी हो सकता था 0 0 0 1 2 3 ABC। तो इसका पूरी का डिटर्मिनेट को हल करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, इसका मान ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 0 ही होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट है। प्रॉपर्टी सेकंड, दूसरा इसका जो गुण है डिटर्मिनेट का, वो क्या कहता है। यदि किसी डिटर्मिनेट का आप ट्रांसपोज कर देते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेट का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कर देते हैं, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो डिटर्मिनेट का जो वैल्यू निकलती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, ABC 1 2 3 4 5 6 कुछ भी एक डिटर्मिनेट लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिवर्त निकाल रहा हूँ, यानी कि रो और कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। कीजिए, A1 4 B2 5 6 C3 6, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे और इसे एक्सपेंड करेंगे दोनों का मान समान आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी 2 है, यानी कि रो और कॉलम को चेंज करने पर सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी आप आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, पूरी की पूरी सारणिक को नहीं, केवल दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, तो सारणिक का चिन्ह पलट जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। उसमें बाहर हमें माइनस लगाना पड़ता है। देखिए कैसे, कोई भी दो बोले, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेट है। इसकी एक रो को आपस में कन्वर्ट किया पास वाली से, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो इस सारणिक का चिन्ह पलट जाता है, यानी कि बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अगर फिर चेंज करते हैं, मान लो इस कॉलम को इस कॉलम में आपस में चेंज करते हैं, फिर हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए कैसे, 5 2 8 4 1 7 6 3 9। तो समझ में आ रहा है, यदि उसकी पूरी रो और पूरी कॉलम को चेंज करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट यदि दो रो को आपस में चेंज करेंगे या दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो सारणिक का चिन्ह पलट जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी 3 है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 4 की ओर। प्रॉपर्टी 4 ये है कि यदि, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में बराबर हैं, यदि किसी डिटर्मिनेट की दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हैं, तो सारणिक का मान शून्य होता है। देखिए कैसे, ABC 1 2 3 ABC। देखिए इसमें दो रो आपस में इक्वल हो गई, या ऐसे भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6 1 2 3। इसमें दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो इसका मान क्या आता है, शून्य। ये प्रॉपर्टी 4 है। यदि किसी सारणिक के दो रो आपस में बराबर हो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। ये प्रॉपर्टी 4 है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 5 की ओर। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी सारणिक की एक रो में या एक कॉलम में किसी भी अदिश राशि से गुणा कर देते हैं,
यानी स्केलर क्वांटिटी से गुना कर देते हैं तो उस सारणिक का जो मान होता है उसमें भी k की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक डिटर्मिनेंट है और आप इसे कहीं से मल्टीप्लाई करते हैं? k से। तो किसी भी एक रो को तो आप k से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1k 2k और 3k। तो इस पूरे के जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है उसमें भी k की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अर्थात इसमें से k बार कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी उसमें k की मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें क्या हो रहा है? एक रो में केवल k की मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका अर्थ है यदि किसी डिटर्मिनेंट की एक रो में या एक कॉलम में किसी भी अदिश राशि की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उस सारणिक का पूरा मान आता है उसमें ऑटोमेटिकली k की गुना आ जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी 5th है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 6 की ओर। प्रॉपर्टी 6 कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कुछ जोड़ा जाए है, यानी कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में जो टर्म लिखे हैं वे योगफल के रूप में लिखे हैं, तो हम उसी क्रम में लिखकर एक सारणिक की दो सारणिक बना सकते हैं। देखिए कैसे? a b c a प्लस b c d, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए a b प्लस c f e, यहाँ पर मान लीजिए a प्लस f c d, कुछ भी एक ये डिटर्मिनेंट है। इसमें इस कॉलम में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, यानी कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वे प्लस में लिखे हैं। तो आप इसे दो सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? पहले इसमें प्लस के पहले वाले टर्म लिखिए a b a c f c d e d। ठीक है? क्या मतलब बता रहा हूं मैं? a प्लस बी सी डी a प्लस एफ सी डी, ये दो टर्म तो आपकी ज्यों की तो रहेगी। जिसमें प्लस का निशान है उसके एक बार तो आप पहले टर्म लिखेंगे और बीच में प्लस का निशान लगाकर दूसरी टर्म दूसरी बार b c f c f c d e और d। तो एक सारणिक की हम दो सारणिक बना सकते हैं। कब? जब उसके कोई से भी स्तंभ में या कोई सी भी रो में प्रत्येक एलिमेंट प्लस के रूप में लिखा हुआ है तो उसे आप इस प्रकार प्लस बीच में लगाकर, जिसमें प्लस नहीं है उन्हें तो एज इट इज, और जिसमें प्लस है उन्हें दो में, एक बार में पहले वाली रो पूरी की पूरी एक कॉलम और दूसरी बार में दूसरी। ठीक है? इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी 6 हो गई। तो आपको ध्यान रखना है 6 की 6 प्रॉपर्टी का, जैसे और प्रॉपर्टी आगे आती है आपको बता दिया जाएगा। मेनली प्रॉपर्टी यही है, और देखते हैं कोई भी प्रॉपर्टी और भी है या नहीं। बस मेनली 6 ही प्रॉपर्टी हैं। तो आपको 6 की 6 प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए। इसके बाद आप एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज क्या है आपको दिखाई दे रही होगी। डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं। बड़े ध्यान से करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। बोर्ड में हमेशा इससे ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी, ध्यान से पढ़ेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव 1 to 7। 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और एक्सपेंड नहीं करना है। डिटर्मिनेंट को जिस प्रकार हम एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं ऐसे नहीं करना है। जिस तरह हमने 4.1 में एक्सपेंड किया है ना, इसमें 1 to 7 तक एक्सपेंड नहीं करना है और सिद्ध करना है। देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x y z a b c और आगे है x प्लस a y प्लस b, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। इसकी वैल्यू हमें 0 के बराबर दिखानी है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है।
तो आप जिस प्रकार आपने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मेथड पढ़ा था प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, उसी प्रकार आप इसमें लगा सकते हैं। उसमें तो आपने रो का यूज किया था, केवल रो का। इसमें आप रो भी यूज कर सकते हैं, कॉलम भी। यानी कि मेरा मतलब है कोई सी रो को कोई सी रो में से घटा सकते हैं, किसी भी रो को किसी रो के साथ जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार किसी कॉलम में से कोई सा भी कॉलम आप घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप किसी रो को किसी रो में जोड़ते हैं या किसी रो में से कोई सी भी रो घटाते हैं, इसी प्रकार कॉलम आपस में जोड़ते या घटाते हैं, तो उसका कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। आपको पहले ये सोचना चाहिए कि हम इसे क्यों जोड़ रहे हैं या क्यों घटा रहे हैं। हमेशा जोड़ना और घटाना तब चाहिए जब या तो शून्य बन जाए या 1 आ जाए या उसमें एक जैसी टर्म बन जाती है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यदि मैं C3 को चेंज कर दूँ C3 माइनस C2 में, C3 को C2 में से घटा दूँ, तो ये सारी पूरी राशि कैंसिल हो जाती है। देखिए क्या बन जाएगा, x y z a b c, C3 से C2 आप घटाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, x, इसमें क्या बचेगा y, इसमें क्या बचेगा z। अब देखिए ये और ये, यानी कि C1 बराबर किसकी आ रही है, C3 के। और प्रॉपर्टी ये कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, बराबर शून्य के लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। क्योंकि C1 इक्वल टू C3 के है, इसलिए इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी का यूज कर हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। दूसरी रो है b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। तीसरी रो है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। इसकी वैल्यू हमें शून्य लानी है, लेकिन वही प्रॉपर्टी का यूज करके। इसमें प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, तो कीजिए। क्या यूज कर सकते हैं आप, बड़े ध्यान से देखिए। यदि मैं सारी को इधर जोड़ दूं तो ये सारी टर्म शून्य हो जाती हैं, या इन्हें ऐसा कर सकते हैं ऊपर भी जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि तीनों को सम कर रहा हूँ। तो कीजिए तीनों का सम, क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। तो क्या आ जाएगा जोड़ने पर, 0। ऐसे ही जब आप इसे जोड़ के देखेंगे 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। और b माइनस सी, सी माइनस ए एज इट इज, सी माइनस ए माइनस बी एज इट इज, यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी भी एज इट इज। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। आगे देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 इक्वल 0, इक्वल टू 0। C1 के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, शून्य ही आएगी। क्योंकि ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यदि किसी डिटर्मिनेंट की एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम शून्य होता है तो उसका मान शून्य ही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 7 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको इसी प्रकार की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9। आगे बढ़िए, 65, 65, 75 और आगे है 86। इसे भी आपको 0 के बराबर ही प्रूव करना है। तो कीजिए, देखिए क्या आप इसमें यूज कर सकते हैं। कोई सी रो को कोई सी कॉलम में से घटाकर एक जैसी राशि बनती है या नहीं, देखते हैं। आप इसमें से इसे घटाते हैं, 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। नहीं बन पा रही है तो आप क्या करेंगे, इसे आप कहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप C2 को चेंज कर दें 9C2 प्लस C1 में, तो देखिए क्या होगा। 9C2, 9 की 7 में आप जब 9 की 7 में गुना करते हैं, 63 प्लस 2 65 हो जाएगा, बन गया। 8 9 72 प्लस 3 75 बन गया। तो इसमें ऐसा करने से यह वाली कॉलम इस कॉलम के बराबर बन जाएगी। देखिए कैसे, 3, 2, 3, 5 एज इट इज। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 प्लस 2 65,
क्योंकि इसमें C1 ऐड करना है। फिर इसी तरह इसमें 8 नम 72 प्लस 3 75, ऐसे ही इसमें देखिए 9 नम की 80 प्लस 5 86, और ये एज इट इज, इसे आप छेड़े ना, ये एज इट इज रहेगी। तो केवल आपको क्या देखना है, C2 को चेंज किया है 9C2 प्लस C1 में। अब आप लिख सकते हैं चूंकि C2 किसके बराबर आ रहा है, C3 के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दो कॉलम आपस में बराबर होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1 1 BCCA BCCA AB। आगे बढ़ते हैं A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A और CA इंटू C इंटू A प्लस B। ये है। तो बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए इस A के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, AB प्लस AC हो जाएगा। BC इसमें से अगर आप घटाएंगे कुछ भी नहीं कट रहा है, कट तो कुछ नहीं रहा। तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, C3 को चेंज कीजिए, C3 चेंज C3 प्लस C2, C3 चेंज C3 प्लस C2। तो इससे क्या होता है देखिए 1 1 1 तो एज इट इज हो जाएगा, BC CA और AB भी एज इट इज होगा। अब आप A के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या बैठता है, AB प्लस AC प्लस BC। ऐसे ही इसके अंदर गुना करके तो बताइए BC प्लस BA प्लस CA। ऐसे इसके अंदर गुना कीजिए और इसमें ये ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, CA प्लस CB प्लस AB। अब देखिए तीनों में एक जैसी राशि बन जाती है, इसे आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट में एक नियम होता है, जब आप मैट्रिक्स करते हैं तो मैट्रिक्स में तो जो मल्टीप्लाई होती है किसी भी अचर राशि के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होती है, जबकि डिटर्मिनेंट में केवल एक रो में या केवल एक कॉलम में होती है। इसी प्रकार जब कॉमन भी लेते हैं तो किसी एक या किसी रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि C3 में तीनों में एक जैसी राशि आ रही है तो इसे आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। ये बाहर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 1 1। अब आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए, चूँकि C2 C3 के बराबर आ रहा है, सॉरी C1 C3 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 0। यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो बड़े ध्यान से देखना है, C3 बराबर C3 प्लस C2 किया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये एक जैसी टर्म बन जाती है, इसे बाहर कॉमन लीजिए तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में भी आपको प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। देखिए इसमें है B प्लस C प्लस A प्लस B। क्वेश्चन नंबर 5 में B प्लस C प्लस A और A प्लस B। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है इसमें Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q। तीसरी है इसमें Y प्लस Z Z प्लस X प्लस Y। और प्रूव करना है, आपके 0 प्रूव नहीं करना है, बराबर में प्रूव करना है 2ABC PQR और XYZ। तो बड़े ध्यान से देखना है, 2 लाना है। तो क्या करते हैं, अगर मैं किसी को किसी में घटाता हूँ तो कुछ भी राशि कैंसिल नहीं होती। देखिए इसमें से घटाइए, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। इसमें से घटाइए, कोई कैंसिल नहीं है। इसे इसमें जोड़िए तो जोड़ने पर भी एक जैसी राशि नहीं बनती। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सारी की सारी ये जो रो हैं इन्हें ऊपर जोड़ते हैं। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है, देखिए 2A प्लस B प्लस C, क्योंकि 1A 2A, इसी प्रकार 2B, इसी प्रकार 2C। ऐसे ही ये ऊपर जोड़िए तो क्या बन जाएगा 2P प्लस Q प्लस R। ऐसे इसमें बनता है 2X प्लस Y प्लस Z। नीचे की टर्म जो कि तुम C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। अब R1 में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2। तो क्या बच जाता है A प्लस B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। आगे बढ़िए, P प्लस Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q।
इसमें x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स और x प्लस वाई। तो देखिए जो सिद्ध करना है, पहले हमें 2 लाना था, तो 2 तो हमारा आ गया, आ रहा है 2। अब आप क्या यूज करेंगे बताइए। अब आप कर सकते हैं इसमें से इसे घटाइए, R2 चेंज R2 माइनस R1, इसी प्रकार R3 चेंज R3 माइनस R1। ठीक है, R2 में से भी R2 माइनस R1 करते हैं, R3 माइनस R1। तो देखिए क्या आएगा, 2 तो एज इट इज बन जाएगा। पहली लाइन A प्लस B प्लस C एज इट इज, P प्लस Q प्लस R भी एज इट इज, X प्लस Y प्लस Z भी एज इट इज। इतने तो यूँ कर दूँ, इसमें से आप इसे घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का B, इसमें से इसे घटाएंगे क्या बचेगा, R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, माइनस Q, और इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस Y। ऐसे इसे घटाइए क्या बचेगा बताइए, A से A कैंसिल, माइनस का C बचेगा, इसमें क्या बचेगा, P से P माइनस R, और इसमें X Y Z कैंसिल, माइनस का Z। तो माइनस B Q Y यही हमें लाने थे। देखिए एक एक टर्म लानी थी, अब हमें यहाँ पर भी एक टर्म लानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे ऊपर जोड़ दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बराबर 2 तो बाहर जो है कॉमन, वो तो एज इट इज है। अब जैसे ही आप इन्हें जोड़ते हैं, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा A। दूसरी लाइन में QR कैंसिल होकर P, तीसरी लाइन में Y Z कैंसिल होकर X, यहाँ पर माइनस BQ माइनस BC, और यहाँ पर माइनस QR, और यहाँ पर माइनस YZ। अब देखिए क्या कमी रह गई, जब मैं सिद्ध करने को और देखता हूँ तो मुझे लाना है 2 भी आ गया, ABC PQR XYZ आ गया। अब बस केवल इसमें से क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, R2 में से माइनस कॉमन लेना है R3 में से। तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 लेकर भी दिखाइए, -1 तो क्या कॉमन आ जाएगा, ABC PQR XYZ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में 2 इंटू में ABC PQR XYZ, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन गया, इसमें बिना एक्सपेंड किए इससे ये प्रूव करना था। तो पहली लाइन हमने की R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे सारी राशि ऊपर 2 आ गई, 2 हमने कॉमन लिया। अब दूसरी हमने प्रॉपर्टी लगाई, R2 में से R1 घटाया, R3 में से R1, तो यहाँ पर सिंगल टर्म रह गई। अब यहाँ पर सिंगल टर्म बनाने के लिए इन दोनों को ऊपर जोड़ा, R1 चेंज करा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ABC, अब माइनस माइनस कॉमन लिया है। तो बड़े ध्यान से ये सभी जो हम इसमें नियम लगा रहे हैं इन्हें याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें भी हमें क्या लगाना है, बिना एक्सपेंड किए इसे सिद्ध करना है। क्योंकि इसमें भी इसने यही कहा है 1 से लेकर कहाँ तक के करने थे, इसमें देख रहा हूँ मैं प्रॉपर्टीज में, हाँ 4.2 थी ये, 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 6 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है 0AB 0A माइनस B। आगे बढ़ते हैं, -A 0C -A 0 माइनस C। नेक्स्ट है BC 0 बराबर 0 लाना है। अब चूंकि इसने कहा है बिना एक्सपेंड किए, अगर ये शब्द ना कहता तो आप इसे सीधा एक्सपेंड कीजिए, प्रसार कीजिए। जैसे इसका प्रसार करते हैं तो अपने आप ही इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। परंतु हम इसका प्रसार नहीं कर सकते क्योंकि उसने कहा है कि बिना प्रसार करे आपको 0 सिद्ध करना है। तो कैसे 0 सिद्ध कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो -1 -1 तीनों में से कॉमन ली, 0 -A B A 0 C, और यहाँ से -B -C 0। अब आप क्या चेंज कर सकते हैं, माइनस की तीनों में गुना करेंगे तो बाहर माइनस आएगी, और रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो जैसे ही आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 0 A -B -A 0 -C
बी सी 0, ये बन जाता है। हमने क्या किया है, रो और कॉलम को चेंज किया है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो सी है उसे आपने इंटरचेंज किया है, काहे में, सभी सी को आर में चेंज किया है। अब ये वही बन गया जहाँ से हम चले थे। डेल्टा की वैल्यू देखिए ये है और ये डेल्टा ही बन गया है। तो अब इसे डेल्टा बराबर माइनस इसे डेल्टा के बराबर लिख सकते हैं। तो जैसे इसे लाते हैं 2 डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0, यही हमारा आंसर है। तो बिना एक्सपेंड किए इसका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। समझ में आ गया होगा। पहले माइनस तीनों से कॉमन लिया और कॉलम को रो में चेंज किया है और इसमें यहाँ पर ये माइनस डेल्टा ही बन जाता है। इसे इधर लाए 2 डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लाना है 4a² b² c² प्रूव करने हैं। देखिए कैसे, इसे मिटो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें दिया है -a² -a² और ac, -a² ab ac। आगे बढ़ते हैं ba -b² ba -b² और bc। आगे बढ़ रहे हैं ca cb c², ca cb -c², ये है। और हमें लाना है इसमें बराबर में क्या लाना है, ध्यान से देखते हैं, 4a² b² c²। ठीक है, तो बड़े आसानी से है। जब हमें लाना है, क्या लाना है, 4a² b² c², तो आप क्या करेंगे, c1 में से या इसमें से ध्यान से रखेंगे, r1 में से a कॉमन आ रहा है, r2 में से b कॉमन आ रहा है, r3 में से c कॉमन आ रहा है। तो आप यही काम कीजिए। सबसे पहले a b c बाहर कॉमन लीजिए। r1 में से a कॉमन लेते हैं तो माइनस का a b c। r2 में से b कॉमन लीजिए, a माइनस b c। r3 में से c कॉमन लीजिए, a b माइनस c। ये हो गया। अगेन अब c1 में से a, c2 में से b, c3 में से c कॉमन लीजिए। तो जैसे ही बाहर एक और कॉमन लेते हैं तो a² b² c² आ जाएगा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये आ गया। अब इसका एक्सपेंड यानी कि प्रसार कर सकते हैं। चाहे तो एक और रूल लगा सकते हैं कि इसे आप इसमें जोड़ लीजिए, c1 चेंज c1 + c2 और c2 चेंज c2 + c3। क्यों कर रहा हूँ मैं, जिससे यहाँ शून्य बन जाए और इसका जब प्रसार करें तो वो बहुत ही सिंपल आ जाए। देखिए कैसे, a² b² c², इसे आप इसमें जोड़ेंगे 0, इसे आप इसमें जोड़ेंगे 0, 1 और 1 2, ऐसे ही इसे इसमें जोड़ेंगे 2, इसे इसमें जोड़ेंगे 0, इसे इसमें जोड़ते हैं 0। ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 -1, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसका प्रसार कर सकते हैं। जैसे ही प्रसार करेंगे ab² तो एज इट इज कीजिए प्रसार, 0 होगा पहले में तो इसका एक्सपेंड नहीं होगा। बीच वाली टर्म माइनस की लेते हैं 2, इस पर आप हाथ रखेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, तो 0 - 2 हो गया, +1, इसका आप c3 छोड़ेंगे तो 0 - 0, -2 -2 कितने हो गए, +4, 4 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 4a² b² c²। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। समझ में आ रहा है सभी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 1 1 1 1 1 a b c a² b² c², a² b² और c²। प्रूव हमें क्या करना है, a - b b - c और c - a। तो बच्चों ध्यान रखना है, जो हमें प्रूव करना है पहले उस ओर देखते हैं। इसमें हमें 3 ब्रैकेट लाने हैं, तो 3 ब्रैकेट में से कम 2 ब्रैकेट बाहर कॉमन आ जाने चाहिए, उसके बाद ही इसका प्रसार करना चाहिए। यदि उससे पहले हम इसका प्रसार करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, 3 ब्रैकेट हैं तो 2 ब्रैकेट बाहर कॉमन लीजिए, 4 ब्रैकेट है तो 3 ब्रैकेट कम से कम कॉमन लीजिए। अगर तीनों के तीनों आ जाए तो और अच्छी बात है।
देखिए कैसे, हमें a माइनस बी लाना है, तो a माइनस बी कैसे बनेगा, a में से b घटाने पर ऐसे, और b माइनस सी लाना है तो b में से c घटाने पर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि पहला रूल आप क्या लगाएंगे, r1 चेंज r1 माइनस r2 और r2 चेंज r2 माइनस r3। तो क्या बन जाएगा, 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 तीसरी लाइन जो कि तो 1 सी स्क्वायर। r1 में से a माइनस बी, r2 में से b माइनस सी बाहर कॉमन आ रहा है। तो लीजिए जैसे ही आप a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, 0 0 1। यहाँ पर 1 इसके फैक्टर करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी बाहर कॉमन आ चुका, a प्लस बी। सेकेंड में 0 1, यहाँ पर क्या बचेगा, b प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, यहीं कहीं प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि 3 ब्रैकेट लाने थे, 2 ब्रैकेट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन अगर आप एक और ब्रैकेट कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोबारा से फिर ये रूल लगा दीजिए, r1 चेंज r1 माइनस r2। देखिए क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस सी, 0 में से 0 0, 1 से 1 0, b से b कैंसिल, क्या बचेगा, a माइनस सी। यहाँ पर 0 1 b प्लस सी, यहाँ पर 1 सी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, बाहर हमें क्या लाना है, c माइनस ए, तो r1 में से c माइनस ए बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 0 0, ये a माइनस सी था और हमने क्या लिया, c माइनस ए, तो यहाँ 1 ना बचकर -1 बचेगा, 0 0 -1। आगे बढ़िए, 0 1 b प्लस सी, और तीसरी लाइन में क्या है, 1 सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अब प्रसार कीजिए इसका, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। जैसे ही आप इसका प्रसार करते हैं, पहले वाला टर्म 0 है, दूसरे वाला भी 0 है, तीसरे वाला -1 है। तो जैसे इसका प्रसार करते हैं, c में 0 की गुना 0 -1, इसे हल करेंगे, -1 में गुना प्लस का 1, तो +1 की इसमें मल्टीप्लाई, तो बस यही रह जाता है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। यही हमें प्रूव करना था। तो ध्यान रखना है, एक इसमें ये लगा है, 2 लाइन ये, और इसके बाद इसमें कॉमन लिया गया है 1 लाइन ये तो जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आप यहाँ भी प्रसार कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसे घटा दें तो प्रसार बहुत सिंपल हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा गुना भाग फिर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है 8 का सेकंड पार्ट, 1 1 और 1, a b c, a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, a क्यूब b क्यूब और c क्यूब बराबर प्रूव क्या करना है। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना है हमें a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 ब्रैकेट हमें लाने हैं। तो कोशिश करनी चाहिए 3 ब्रैकेट आ जाएं बाहर। a माइनस बी लाना है, तो a माइनस बी कैसे आएगा, इसमें से इसे घटाने पर, और क्या लाना है, b माइनस सी, इसमें से इसे घटाने पर। तो घटाइए, सबसे पहले यही काम करते हैं, c1 चेंज c1 माइनस c2 और c2 चेंज c2 माइनस c3। तो देखिए घटाने के बाद क्या आता है, 1 में से 1 0, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 सी क्यूब। ठीक है, c1 में से a माइनस बी को मना रहा है, c2 में से b माइनस सी। कैसे पता चल रहा है b माइनस सी को मना रहा है, क्योंकि ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। यहाँ पर फॉर्मूला b की क्यूब माइनस c की क्यूब का खुलेगा, ऊपर में से b माइनस सी है ही। फॉर्मूला आपको पता होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से जब हमने बाहर कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी आ जाएगा और b माइनस सी, अंदर 0 1 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। इसी प्रकार यहाँ 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बचता है। इसी प्रकार
1c की क्यूब, 1c और c की क्यूब बचता है। समझ में आ रहा है सभी के? 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1c c की, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है। अब दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए, a माइनस बी बी माइनस सी, हमें क्या लाना है? c माइनस ए भी हमें लाना है। तो c माइनस ए क्या कैसे आएगा? इसे एक बार दोबारा घटा लीजिए, c1 चेंज कीजिए, c1 माइनस c2, तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी बी माइनस सी। जैसे ही आप इसे में घटाते हैं 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर घटाइए बड़े ध्यान से, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी में से बी सी घटाइए, बी कॉमन लेकर ए माइनस सी, ये बचा। दूसरी लाइन में 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और तीसरी लाइन में 1c c की क्यूब। अब इसमें से आपका क्या कॉमन आ सकता है? a माइनस सी कॉमन आ सकता है। देखिए a माइनस बी बी माइनस सी और a माइनस सी आप कॉमन लीजिए, क्या बच जाता है आपके पास? इसमें से क्या बचेगा? 0 0 a माइनस सी, इसका आप फैक्टर करेंगे a माइनस सी a प्लस सी, और a माइनस सी ये है ही, तो क्या बचेगा यहाँ पर? a प्लस सी और यहाँ पर प्लस बी, तो यहाँ पर बचा आपका 0 0 a प्लस बी प्लस सी, ये बच गया। जैसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी। दूसरी लाइन आपकी एज इट इज रहेगी 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी प्रकार तीसरी लाइन आप देखिए 1c और c की क्यूब, 1c और c की क्यूब। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा? a माइनस बी बी माइनस सी और a माइनस सी, ये बाहर कॉमन, और a प्लस बी प्लस सी भी बाहर कॉमन। क्या बच गया? 0 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1c c की क्यूब। अब आपको केवल इसका प्रसार करना है, कीजिए प्रसार, a माइनस बी बी माइनस सी a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, तो ये एज इट इज बाहर ही है। अंदर आपका क्या बच जाएगा? इसके सापेक्ष प्रसार 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, एक के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे, इसकी इसमें गुना 0 माइनस 1, तो क्या आंसर आ रहा है आपका? a माइनस बी बी माइनस सी a माइनस सी a प्लस बी प्लस सी इंटू में माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है ये आपको a माइनस सी के अंदर ले जाना है, ताकि a माइनस सी काहे में कन्वर्ट हो जाए? c माइनस ए में। तो a माइनस बी बी माइनस सी a माइनस सी क्या बन जाएगा? जब आप माइनस 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस 1 बन जाएगा, c माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, ध्यान से करेंगे। पहली इसमें प्रॉपर्टी लगाई c1 माइनस c2 और c2 चेंज c2 माइनस c3, इससे a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आया, c1 में से c2 में से। बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके बाद c1 फिर चेंज किया है c1 माइनस c2 में। अब इसे घटाने में बड़ा ध्यान रखना है, a बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 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 में से घटाइए और a बी में से बी सी घटाइए, ये रहा बाहर माइनस कॉमन लेकर। ऐसा करने से इसमें से a माइनस सी भी बाहर कॉमन आ गया था, ये देखिए। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी ये वाला कॉमन ले लिया था। अब इसका प्रसार करना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक बताए गए हैं और आपको सारणिक की प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको सारणिक की प्रॉपर्टी याद करनी है और उसके पश्चात इन क्वेश्चनों को करना है। बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक्सरसाइज 4.2 से अवश्य ही रूप से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, और वो भी 8 नंबर का। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।